यहाँ एक नई और अभिक्रिया है और ये है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अंग्रेजी में कहते हैं बेटा इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब एक प्रकार से हम छदम का मतलब होता है जो हमें दिख कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है। दिखाई कुछ और दे रहा है लेकिन हो कुछ और रहा है, तो उसे कहते हैं छदम, है ना। जैसे आभास होना, हमें आभास हो रहा है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसको हम आभासी, कहीं कहीं किताब में लिखा रहता है आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आभास हो रहा है हमें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना। ऐसी कंडीशन में देखो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, ठीक है ना, जिनमें जिनमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए जिनमें अभिकर्मक तो दो होते हैं। जिनमें क्या होता है, अभिकर्मक दो होते हैं, परंतु अभिक्रिया की कोटि केवल एक अभिकर्मक की सांद्रता से प्रभावित होती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिकर्मक कितने हैं, दो हैं, और जो अभिक्रिया की कोटि है केवल एक अभिकर्मक की सांद्रता से प्रभावित होती है। अभिकर्मक लेकिन जो कोटि प्रभावित हो रही है वो किससे हो रही है, एक की सांद्रता से, वो एक की सांद्रता से प्रभावित हो रही है, तो उसको बोलते हैं छदम, है ना। अब देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, CH3COO एंड C2H5, ये है बेटा हमारे पास, है ना। और इस पर हम क्या करते हैं, H2O की अभिक्रिया करवाते हैं और ये बना देता है हमारे पास, एक तो बन जाता है CH3COOH और प्लस इसमें C2H5OH। इसका नाम क्या है बेटा ये वाला, एथिल एसीटेट। गुड, वेरी गुड। देखो प्रियांशी मेहनत करने लग गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, एथिल एसीटेट। ये क्या है यहाँ पर, CH3COOH। कोई और बच्चे बताओ, बताओ बेटा। एसिटिक एसिटिक है, गड़बड़ बता रहे हो बेटा। एसिटिक एसिड। बिल्कुल, इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है, ये साधारण नाम है बेटा इसका। एसिटिक अम्ल भी कह सकते हैं, अम्ल बने हिंदी में हो गया और एसिड जो है इंग्लिश में हो गया, है ना, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। और एसिटिक अम्ल का नाम एथेनोइक अम्ल है। और लास्ट वन क्या है, ये कौन बताएगा, C2H5OH। एथेनॉल एसिड। बिल्कुल एथेनॉल, सिंपल चीज है ना, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। देखो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर यदि देखेंगे एक और दो क्या है इसमें अभिकर्मक है। एक तो हमारे पास एथिल एसिड है और दूसरा H2O है, दो अभिकर्मक है। लेकिन क्या हो रहा है, अभिक्रिया की कोटि केवल एक अभिकर्मक की सांद्रता से प्रभावित होती है, केवल इसकी सांद्रता से प्रभावित हो रही है अभिक्रिया की कोटि। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आभासी एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्योंकि इसमें केवल क्या है, एक इसी के सांद्रता पर प्रभावित हो रही है, इसी की सांद्रता से प्रभावित हो रही है। इसलिए यहाँ पर इसने क्या किया, छदम किया। छदम माने एक प्रकार का आभास करवाया हमें कि ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, छदम एक आणुक अभिक्रिया, सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसकी आणुकता कितनी है बेटा, इस अभिक्रिया की आणुकता कितनी है और कोटि कितनी है, दोनों चीजें बताने हैं। दो। क्या है, दो क्या है, सराणुकता। दो इसकी आणुकता। क्यों होगी बेटा इसकी आणुकता दो, साहिल बताओ बेटा, दो आणुकता क्यों होगी इसकी। कोई और बच्चे बताइए। सर इस एक होगा। एक होगी, क्यों एक होगी तो क्यों होगी,
यहाँ देखो ना, इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं। एक अणु तो ये हो गया, पूरा का पूरा अणु ये हो गया और दूसरा अणु ये हो गया। इसलिए इसकी आणविकता 2 है, 1 और 2 अणु है। कोटि कितनी हो गई? कोटि केवल प्रथम हो गई। प्रथम क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक आणविक जो ये सॉरी, हमारे पास क्या है, अभिकर्मक है, इसकी सांद्रता पर निर्भर कर रही कोटि। तो कोटि जितने क्या होंगे, अभिकर्मक होगी, जितनी अभिकर्मक की सांद्रता प्रवाहित होने से होगी, वो उसकी कोटि कहलाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम कोटि क्या होगी? 1। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। इसकी कोटि कितनी है ना? कोटि कितनी है और आणविकता कितनी? 1। ठीक है ना? और आणविकता कितनी है? ठीक है ना? आणविकता, ये आणविकता 2 है और कोटि इसकी प्रथम है। ठीक है ना? यहाँ देखो, अब इस देखो, चूंकि प्राथमिक अभिक्रिया है, अतः क्या होगा, वेग समीकरण इस प्रकार से लिखा जाएगा। वेग समीकरण हम किस प्रकार से लिख लेंगे, इसका इस टाइप से लिख लेंगे। अब देखो, वेग समीकरण क्या होगा, के, और यहाँ पर आएगा, यहाँ वेग समीकरण लिखते हैं के और एक्टिव मास ऑफ CH3 COO एंड C2H5। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ H2, इस टाइप से H2O। ये इसका वेग समीकरण, यहाँ H5 लिखा हुआ था, ये H2O है ना, इस प्रकार से है। ठीक है ना? यदि समीकरण इस अभिक्रिया में जल की सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो अभिक्रिया का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम उसका सांद्रता परिवर्तित कर दें जल की, तो इसमें अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जो है इसकी सांद्रता प्रभावित होगी, है ना? अब कहता है, सिद्ध होता है कि H2O की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, H2O की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती, इसलिए जो है इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगा, उसे अभिक्रिया की सांद्रता से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये है। देखो इसका यह कारण होता है कि अभिक्रिया में जल आधिक्य होता है। ठीक है ना? अतः जल की सांद्रता जो परिवर्तन होता है वो नगण्य होता है, और इस सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया का भी प्रभावित नहीं होता है। यानी कि जो H2O है, H2O को स्थिर माना जा सकता है। ठीक है ना? तो ये है बेटा हमारे पास यहाँ पर है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बहुत बार पूछी जाती है ना? इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना। नेक्स्ट आगे देखें, यदि हम इसका वेग समीकरण लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो वेग समीकरण को लिख सकते हैं, वेग बराबर क्या है इसका, जो हमारे पास अभिकारक होती है उसकी सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है ना? ये तो हमने पढ़ा। तो इसको हम कह सकते हैं K डैश यहाँ पर आ जाएगा, और इस टाइप से लिखा जा सकता है CH3 COO एंड C2H5। इसको एक्टिव मास कर लेंगे और ब्रैकेट में फिर क्या कर लेंगे, एक्टिव मास ऑफ H2। अब देखो K डैश, यदि हम इसको देखें तो K डैश और यहाँ पर क्या आ जाएगा H2, इसकी सांद्रता बराबर K होगी, यानी कि इससे कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए तब हमारे पास वेग समीकरण क्या होगा इस अभिक्रिया के लिए, वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K, और यहाँ पर आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ एथिलीन। ठीक है, ये तो एक अभिक्रिया हो गई। दूसरी एक और अभिक्रिया, ये कहते हैं इस अभिक्रिया को छदम प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना? या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहा जाता है, एक नाम अभिक्रिया भी कहा जा सकता है ना? ये कहता है, देखो शर्करा का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन भी इसी प्रकार की अभिक्रिया, ये याद रखना पड़ेगा आपको, दोनों अभिक्रिया है ना? यदि हम क्या करते हैं, शर्करा, यहाँ पर शर्करा या सुक्रोज हमारे पास है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है बेटा C12H22O11, है ना? इसकी जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, देखो तो किस प्रकार से आएगा, C6H12O6 एक बनेगा, और क्या दूसरा क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा, इस प्रकार से जाएगा। एक तो बनेगा ग्लूकोज, क्या बनेगा, ग्लूकोज। दूसरा क्या बनेगा, फ्रक्टोज,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है बेटा? कोई बताओ। सर जो ग्लूकोज है उसमें 5 रिंग होती है सर, और फ्रूक्टोज में 6 रिंग होती है सर। इसमें कितने होती है? ग्लूकोज में कितनी रिंग होती है? 5 5 और इसमें फ्रक्टोज में कितने होती है? 6 रिंग। 6 रिंग जी। देख लो बेटा, ये सब होना तो नहीं। और कोई बताओ। बताओ बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है? ये फॉर्मूला तो दोनों का एक जैसे लिख रहा है। देखो C6H12O6, C6H12O6, इनमें ग्लूकोज में क्या है और फ्रक्टोज में क्या है? बताओ बेटा, किसी को मालूम है? नहीं मालूम है तो आज देख लो, ध्यान रखना। जो ग्लूकोज होगा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO, नोट कर लो। ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। भाई ये अंतर होता है बेटा इसमें, ठीक है ना? ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन, ठीक है ना? इसको कीटोन ग्रुप कहा जाता है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये है कीटोन ग्रुप, राइट? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन, ठीक है ना? तो यहाँ पर यदि हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, देखो अभिक्रिया का वेग हम कैसे निकालते हैं? अभिक्रिया का वेग यानी कि अभिक्रिया वेग कैसे आएगा? इज डायरेक्टली इज इक्वल टू के, और यहाँ पर आएगा C12H22O11। ये इस प्रकार से, ये है अभिक्रिया का वेग, ठीक है ना? तो यहाँ पर C12H22O11 यानी कि केवल किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा? सुक्रोज की। ये जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, इस जल की सांद्रता पर नहीं। इसलिए क्या होगा? आभासी एकाणु का अभिक्रिया, ठीक है ना? या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। लेकिन इसकी आणविकता कितनी होगी? इसकी आणविकता 2 होगी बेटा। एक अणु ये है और दूसरा अणु H2O है। इसकी कोटि क्या होगी? प्रथम होगी। कोटि क्या होगी? प्रथम होगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? आणविकता और कोटि में अंतर, इसके लिए, ठीक है ना? यहाँ पर तो इस टाइप से बेटा ये वाला टॉपिक हमारा कोटि और आणविकता का कंप्लीट हो रहा है, ठीक हो गया? इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, अब थोड़ी रह गया ये चैप्टर और उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे और आप लोगों को बताना होगा, ठीक है ना? देखो अब है संघटक सिद्धांत। इस सिद्धांत को यदि आप लोग देखेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो संघटक सिद्धांत है। ये सिंपल से एक प्रकार की थियोरेटिकल पोर्शन है इसका। संघटक सिद्धांत क्या होता है? इसमें ये माना गया है कि यदि अभिकर्मकों, जो सॉरी अभिकर्मक या अभिकारक, यदि अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होना है तो उनके अणुओं में आपस में टक्कर या संघट होना आवश्यक होता है। मान लीजिए कोई अभिकारक है, ठीक है ना? हमारे पास क्या है? अभिकारक, कोई अभिकारक है और इसको यदि हमें क्या करना है? उत्पाद में परिवर्तित होना है, इसे उत्पाद बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो इनके बीच टक्कर होना बहुत जरूरी है। इन अणुओं को टकराना बहुत जरूरी है। ये अणु क्या है? एक दूसरे से टकराने जरूरी है, नहीं तो क्या नहीं होगा? अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, यानी कि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। ये संघट सिद्धांत कहता है। ये क्या कहता है कि यदि अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होना है तो उनके अणुओं की आपस में टक्कर होना आवश्यक है। पहला पहला पॉइंट तो इसका था। संघट सिद्धांत का क्या है? यदि संघट सिद्धांत को देखेंगे तो पहला पॉइंट ये हो गया। इसी आधार पर देखो, ये कहता है कि इसी आधार पर मैक्स ट्राउस, ठीक है, ट्राउस एंड विलियम लुइस ने
संगत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब इन्होंने इन 2 साइंटिस्टों ने इसको संगत सिद्धांत बनाया। अब संगत सिद्धांत के रूप में के अनुसार क्या कहता है, अभिकारक देखो पहला पॉइंट है इसका कि अभिकारकों के अणुओं को ठोस गोलों के रूप में माना गया। जो अभिकारक के अणु हैं, वो कैसे ठोस गोलों के रूप में इस प्रकार से गोले बने, है ना? इस प्रकार से गोले बने हुए ठोस गोले। उन्होंने क्या माना? इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि जो अणु है वो कैसे ठोस गोलों के रूप में। पहला पॉइंट इसका ये है कि कैसे किस रूप में है, ठोस गोलों के रूप में, इस टाइप से। ठीक है ना? क्या है बेटा, अभिकारक के अणुओं को ठोस गोलों के रूप में माना गया। दूसरा पॉइंट कहता है इन गोलों के परस्पर संगत के कारण अभिक्रिया होती है। ये जो गोले हैं ये परस्पर यदि टकराएंगे, है ना, इनके परस्पर टकराने से, टक्कर से जो है क्या होगा, के कारण क्या होगी, अभिक्रिया होगी। इनके टकराने से अभिक्रिया होगी। यदि हम इनको टकराएंगे, ये टकराएंगे तो क्या होगी, अभिक्रिया होगी। संगत आवृत्ति अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगत की आवृत्ति कहा जाता है। माने इनकी आवृत्तियां, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी बार किस प्रकार से टकराने की प्रक्रिया होगी। तो ये कहता है कि अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड, ठीक है ना, 1 सेकंड में, यानी कि हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने क्या लिया, 1 लीटर लिया, या एक जो भी हमारे पास क्या होगा, प्रति इकाई आयतन लिया हमने, कोई क्या लिया, प्रति इकाई आयतन, और उसमें प्रति सेकंड हमने देखा कि 1 सेकंड में कितनी बार आपस में टकरा रहे हैं, है ना। इकाई आयतन में हम क्या करेंगे, 1 सेकंड में ये देखेंगे कितनी बार ये टकरा रहे हैं, ये अणु आपस में टकरा रहे हैं 1 सेकंड में कितनी बार। यदि इन्होंने 10 टक्कर मारी तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, संगत आवृत्ति 10 हो जाएगी। समझ में आ रही बात कि ये संगत क्या होंगे, ये कण आपस में टकराएंगे क्या। आप लोगों ने सुबह के टाइम पे जब देखा होगा, कभी धूप निकलते हुए देखी होगी, तो आप वहां संगत सिद्धांत की कल्पना कर सकते हैं। भले वो कण गोल नहीं दिखाई देते हमें, तो हमने देखा होगा जैसे वायु में कुछ कण ऐसे तैरते रहते हैं, है ना, और उन कणों को एक इकाई आयतन लेना हमने। इकाई आयतन का मतलब एक, वो कण क्या होते हैं, इससे टकराते हैं, ये इधर इससे टकराते हैं, इसकी दिशा इधर हो जाती है, ये इधर आ जाता है, फिर ये इससे टकराते हैं, इसकी दिशा इधर हो जाती है, इसकी दिशा ऐसे ऐसे मूवमेंट होते रहते हैं, है ना। तो ये कहता है कि इसकी आवृत्ति, संगत आवृत्ति किसे कहेंगे, तो संगत आवृत्ति हो गई कि प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगत को संगत आवृत्ति, ठीक है ना, कि प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड, 1 सेकंड में जितनी बार वो टकराएंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रति इकाई आयतन कहलाएगी। तो इस सिद्धांत को, मानव संगत सिद्धांत आप लोगों के पास आता है बेटा, पूछा भी जाता, बहुत बार पूछा जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, अभिकारक अणुओं को ठोस गोलों के रूप में माना गया है, ठीक है ना। इन गोलों के परस्पर जो संगत के कारण, फिर टक्कर के कारण अभिक्रिया होती है, और संगत आवृत्ति क्या होती है, अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगत को हम क्या कहते हैं, संगत आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है ना, संगत आवृत्ति कहलाती है। और अभिक्रिया वेग संगत आवृत्ति के साथ अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा पर निर्भर करता है। ये क्या कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया वेग है संगत आवृत्ति, यानी कि जो क्या हो, टकराने की जो 1 सेकंड में जो टकराने की आवृत्ति है, के साथ-साथ अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा कितनी है, 3 चीजों, वेग किस पर निर्भर करेगा, अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा, एक तो करेगा संगत आवृत्ति, कितनी बार टकरा रहा है ना, और इसके साथ-साथ उसकी जो सक्रियता ऊर्जा है, किसकी, अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा कितनी, इन 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक संगत आवृत्ति पर, ठीक है ना, एक संगत आवृत्ति पर, और दूसरा सक्रियता ऊर्जा पर। इन दोनों पर अभिक्रिया का वेग, ठीक है ना, इन दोनों पर क्या करता है, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ये ध्यान, तो ये सिद्धांत के अनुसार
है ना? कि क्या-क्या चीज़ें वो बता रहे हैं। देखो, यदि देखो जैसे मान लीजिए आता है, जैसे हमारे पास क्या है ए, बी और डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है ना? कि को जो है अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। यदि हम वेग बराबर देखेंगे, तो वेग बराबर इसके लिए क्या आएगा? यहाँ पर संगत सिद्धांत के अनुसार वेग बराबर आएगा जेड, जेड लिखेंगे ए बी और ई की पावर, जो ई की पावर होगी ई सॉरी ई यहाँ पर लिखना बेटा आपको, ई की पावर जो है ई ए अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला आ जाएगा संगत सिद्धांत, है ना? जहां पर क्या होगा, जेड ए बी क्या होगा अभिकारक, ए और बी की संगत आवृत्ति होगी और ई की पावर ई ए माइनस सॉरी ऑब्लिक आर टी उन अणुओं की संख्या का अंश फ्रैक्शन होगा जिनकी ऊर्जा ई ए या उससे अधिक होगी। ठीक है ना? तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे। और देखो उपरोक्त समीकरण की तुलना आर्यनस समीकरण, देखो इसकी तुलना क्या कहा जाता है आर्यनस समीकरण के से करने पर हमें कह सकते हैं कि ए संगत आवर्ती से संबंधित है। ए क्या है? संगत आवर्ती से संबंधित है। ठीक है? और सामान्य अणु, देखो ये कहता है सामान्य अणुओं अथवा परमाणुओं से होने वाली अभिक्रिया के वेग तो उपयुक्त समीकरण द्वारा सफलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, इसको आर्यनियस समीकरण से भी इसकी तुलना की जा सकती है। ठीक है? तो ये था बेटा हमारे पास संगत सिद्धांत, बहुत सिंपल है, छोटे-छोटे थ्योरेटिकल पार्ट है इसके। देखो और भी आगे है इसमें, देखो ये कहता है कि परंतु जो जटिल अणु है, जो क्या है जटिल अणु है, मेन पॉइंट तो हो गए हमारे। ठीक है ना? अब ये कहता है जटिल अणुओं की बात करता है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या करेगा, जटिल अणुओं की बात कर रहा है। देखो, परंतु जटिल अणुओं की क्रियाओं में विचलन पाए गए हैं। विचलन के कारण जो जटिल अणु है में सभी टक्कर प्रभावी नहीं होती। ये ध्यान रखना। ये कहता है कि जितनी टक्कर होंगी वो क्या नहीं मानी जाएगी, प्रभावी नहीं मानी जाएगी। और किसके लिए है ये? जटिल अणुओं के लिए। पहले वाले में तो सिंपल था कि जटिल अणु क्या है, जितनी बार टक्कर करेंगे उतनी अभिक्रिया की संभावना ही ज्यादा है। लेकिन ये कहता है कि जो जटिल अणु है उन अणुओं में क्या होता है, सभी जो टक्कर होंगी वो प्रभावी नहीं होती, अर्थात सभी संगठनों टक्करों से उत्पाद नहीं बनते। ये ध्यान रखना है, विशेष किसके लिए? जटिल अणुओं के लिए। कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं उनके लिए है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जो जटिल अणु है वो टकरा तो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी जो टक्कर है वो क्या है, उत्पाद नहीं बनाते, कुछ टक्करें बनाती है ना। और ये कहता है कि प्रभावी संगठन टक्करों के लिए आवश्यक है कि संगत करने वाले अणुओं का विन्यास उचित हो। इनका विन्यास क्या होना चाहिए? उचित होना चाहिए। तभी क्या होगा, वो अभिक्रिया कर पाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि सी, देखो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है और NO2 है और ये क्या बना देता है, CO2 प्लस NO बना देता है। ठीक है ना? अब कहता है उपरोक्त अभिक्रिया में अणुओं के मध्य, जो अणु होंगे अणुओं के मध्य दो प्रकार के संघट दिखाया गया है, दो प्रकार की टक्करें दिखाई गई है ना। इसमें दो प्रकार की टक्करें दिखाई गई ये इस अभिक्रिया में। कैसे? जो कोई, देखो ये इसमें क्या है, कोई क्रिया नहीं, जिसमें क्रिया नहीं हो रही, देखो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं, प्रभावी टक्कर। देखो इसमें C और O जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यदि ये NO के साथ टक्कर करेगा तो कोई उत्पाद नहीं बनेगा। ठीक है ना? क्या कहता है, प्रथम संघट में कोई उत्पाद नहीं बनता है क्योंकि संघट देखो संघट के समय उचित विन्यास नहीं है। देखो इसमें क्या नहीं है, उचित विन्यास नहीं है। अब देखो इस वाले में नहीं है, दूसरे वाले में देख लो, एक उदाहरण और है। देखो एक उदाहरण कह रहा है मेथेनॉल और ब्रोमो
मीथेन में विरंचत। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए CH3Br लिया और इसमें OH की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना? तो ये क्या कहता है, देखो ब्रोमोमीथेन कैसा है, संरचना समचतुष्फलकीय है, यानी कि चतुष्फलकीय है और संगत निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है, ठीक है ना? ये देखो हाइड्रोजन क्या होगा, अभिविन्यास उचित नहीं होने के कारण ये नहीं बना पाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसकी टक्कर किस प्रकार से, यदि ये यहाँ से टकराता, थोड़ी ऐसे समझ लेते हैं इसको। देखो मैं दूसरे टाइप से समझा देता हूँ। जैसे माना CH3Br और ये OH आकर के यहाँ से टकराना चाहे, यदि यहाँ से टकराए तो ये क्या नहीं होगा, अभिक्रिया नहीं हो पाएगी सीधी सीधी, क्योंकि ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, है ना? और यदि ये CH3Br, देखो यहाँ पर CH3Br और OH यहाँ से टकराए, इस वाली साइड से टकराए, तो इस समय क्या होगा, अभिक्रिया होगी, ठीक है ना? ये इससे टकराएगा, ये ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, तो आपकी अभिक्रिया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आए। इसमें प्रभावी विन्यास होना चाहिए, यानी कि उचित विन्यास, उचित टक्कर तब क्या होगी, उचित विन्यास के साथ होनी चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं, ठीक है? कह रहा है इस प्रकार से अभिक्रिया, जो क्रियाविधि अभिकारकों को दो अवरोध पार करना होता है, एक सक्रियण ऊर्जा और दूसरा उपयुक्त विन्यास भी होना चाहिए। ये किसके लिए कहा है इन्होंने, जटिल अणुओं के लिए, जो जटिल अणु होंगे उनके लिए इस प्रकार से कहा। देखो अब कहता है कि दोनों प्रभावित संगठनों के मानक निर्धारित करते हुए, ठीक है ना? अर्थात देखो अभिक्रिया को निर्धारित करते हैं, संगठ सिद्धांत की में कमी यह है कि इसमें जो अभिकारक है, अभिकारक के अणुओं और परमाणुओं के ठोस गोलों के मान क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम संगठ सिद्धांत को लिख लेंगे। ये थियोरेटिकल पार्ट था बेटा इसका, संगठ सिद्धांत, ठीक है ना? इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है ना? जहां पर नहीं आएगा फिर पूछ लेना इसको, संगठ सिद्धांत, ठीक है ना? तो ये था हमारे पास इसका 5वां टॉपिक। इसके बाद 6ठा टॉपिक है बेटा इसमें, ये है संक्रियण ऊर्जा और आरईबीएस, सक्रियण ऊर्जा और आरईबीएस।